नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 3000 पीआरक्यूज की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 15 में हम आपके लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जो कि 19 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया था, इसमें हम आपके लिए 6 से 8 वर्ग का जो भूगोल का प्रश्न पत्र आया था 40 प्रश्नों का, उसको आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, डिस्कस करेंगे। और साथ में ये जो प्रश्न है पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के अभ्यर्थी और साथ में जो जीएस पार्ट वर्क के अभ्यर्थी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इन प्रश्नों का जो स्रोत है वो क्लास 9th एनसीईआरटी है और साथ में क्लास 10th एनसीईआरटी, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ प्रश्नों का यहाँ पर आप लिंक 11th एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। तो मेनली आपका 9th और 10th एनसीईआरटी से 6 से 8 में भूगोल में प्रश्न पूछे गए थे। अब यहाँ पे जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हो जाते हैं टीआरई 4 के लिए। वैसे ही जो 6 से 8 के अभ्यर्थी हैं आपके लिए तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है ही। बाकी जो जीएस के अभ्यर्थी हैं, आपका जब ये प्रश्न देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी बेसिस पे कैसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका भी आपको अंदाज़ा होगा। यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, और यह जो पहला प्रश्न है हमें याद है कि जब हम आपको टीआरई 3 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे थे वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। यह जो क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, एनसीईआरटी भूगोल का ही प्रश्न है। आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने इससे पहले 9th-10th एनसीईआरटी हमारे चैनल से कंप्लीट किया तो आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा। टीआरई 2 में ये ऑलरेडी पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है। तो इस प्रश्न का उत्तर तमिलनाडु है। इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आप याद रखिएगा, 2001 में तमिलनाडु की जो सरकार है पूरे भारत में पहली ऐसी सरकार बनी थी या पहला ऐसा राज्य बना था जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया था। फिर अगला प्रश्न है, सादिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? तो आपको यहाँ पर सादिया और धुबरी के बीच में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 की लंबाई पूछी जा रही है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 की अगर हम बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 891 किलोमीटर। चूंकि विकल्प में यहाँ पर दिया नहीं गया तो आपका आंसर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका नन ऑफ दीज है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है कि जो 1620 किलोमीटर है ये किसके लिए हम बात करते हैं, तो ये है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, नेशनल वाटरवे 1। और ये जो है आपका हमारे प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक का जाता है। तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में जो नेशनल वाटरवे 1 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की कुल लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर है। ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की कुल लंबाई कितनी है, तो 891 किलोमीटर है। सादिया और धुबरी के बीच में ये स्थित है। तो यहाँ पर आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बेन्नूर जहाँ पर अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर स्थित है? तो बेन्नूर जो जगह है वो ध्यान रखिएगा कर्नाटक में स्थित है। फिर और ये जो आप यहाँ पर प्रश्न देख पा रहे हैं राष्ट्रीय जलमार्ग का, ये भी आपका एनसीईआरटी से ही प्रश्न है। फिर यहाँ पर और जो आपके जो मेन प्रश्न है 9th और 10th एनसीईआरटी, अभी हम कुछ प्रश्नों का आपको यहाँ पर दिखाएंगे भी, और कि कैसे आपके एनसीईआरटी से प्रश्न बार बार एग्जामिनर पूछता है। आगे भी आपके जब हम आपसे कई बार बोलते हैं कि, और ये आपको बता दें कि जो ये प्रश्न पत्र आया था इससे पहले हमने टीआरई 3 के लिए जो क्लासेस वगैरह कराई थी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही थी, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी आपके परीक्षा में आए थे। यहाँ पर प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो हमने आपको नदियों के हिसाब से विभाजन को बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न आसानी है कि कुमायूं हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो सतलुज और काली नदी के बीच में। इसके अलावा आपको हम यहाँ पर रिवाइज करा दे रहे हैं कि सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। यहाँ पर अभ्यर्थी कश्मीर हिमालय में कन्फ्यूज़न होता है, तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि नाम जब नदियों के हिसाब से किया गया है तो वहाँ पर शब्द पंजाब का प्रयोग किया जाता है, कश्मीर का प्रयोग नहीं किया जाता है नदियों के संदर्भ में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिंधु और सतलुज नदियों के बीच का जो क्षेत्र है टेक्निकली उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो नदियों के हिसाब से हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। तो पंजाब हिमालय हो गया सिंधु और सतलुज के बीच में। इसी प्रकार सतलुज और काली के बीच में जो हो गया वो हो गया कुमायूं हिमालय, जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है। इसके अलावा काली से लेकर तीस्ता के बीच में
काली से लेकर तीस्ता के बीच में जो क्षेत्र है उसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं, नेपाल की सीमा बनाता है। तीस्ता से लेकर दिहांग के बीच में, तीस्ता से लेकर दिहांग के बीच में असम हिमालय कहते हैं। अब यहाँ पर आप में से काफ़ी अभ्यर्थी होंगे, कहीं अरुणाचल हिमालय में दे दिया तो वहाँ कन्फ्यूज़ हो गए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो नाम रखा गया वो असम हिमालय रखा गया, अरुणाचल इसलिए आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार पंजाब हिमालय रखा गया है तो इसीलिए कश्मीर नहीं होगा। तो कुमायूं हिमालय किसके मध्य स्थित क्षेत्र है? सतलुज और काली नदी के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो ये भी हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है कि जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली होती, पूरा चित्र पूरा एनसीईआरटी में बनाकर दिखाया गया है आपको। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेघालय। एनसीईआरटी से ही प्रश्न ये भी है। फिर है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो कोंकण रेलवे की अगर हम बात करें तो भूस्खलन और ट्रैक का धंसना, ये दो चीज़ें हैं जिसका समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुनामी आप वैसे भी यहाँ पर ऐसी कोई सुनामी की जो है वैसी कोई समस्या नहीं है, तो बी और सी सही है। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो आंसर है वो है एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, और सुनामी का ये कोई क्षेत्र नहीं है। तो कोंकण रेलवे का जो पार्ट है वो भूस्खलन और ट्रैक का धंसना जैसी जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उससे जूझ रहा है। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? अब एक हिसाब से आपको हम इसको एनसीईआरटी में ही ये प्रश्न दिखा देते हैं कि नदी का डायरेक्शन पूछा गया है। तो बेतवा नदी की बात कर लें तो यहाँ पर आंसर आप देख पा रहे हैं दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। तो एक बार हम आपको एनसीईआरटी में ले चल रहे हैं, वहाँ से आपको इस प्रश्न को दिखाते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर जिन भी अभ्यर्थियों को दिशा का ज्ञान रहा होगा कि किस दिशा में बहती है, तो बेतवा नदी का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से है। अगर आप इस तरीके से मैप बना लीजिए तो कुछ इस तरीके से, तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया उत्तर पूर्व, कुछ इस तरीके से है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो मैप 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमने ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप बेतवा नदी का डायरेक्शन देख सकते हैं। तो बेतवा नदी का यहाँ पर आप कुल मिला के ये डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है किसके सिमिलर है? तो ये सिमिलर है दक्षिण पश्चिम से लेकर नॉर्थ उत्तर पूर्व तक। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, बाकी नदियों के बारे में डिटेल में आपको हम आगे क्लास भी लेकर आएंगे। बाकी यहाँ सर आप जो अध्ययन है आपको कर लेना है, जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उसके बारे में आगे हम आपको क्लास के माध्यम से बताएंगे भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेम्बनाथ झील दिया गया है, अभी वेम्बनाथ झील से भी प्रश्न आएगा। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप से भी प्रश्न आएंगे, और सारे जो प्रश्न थे 9th और 10th एनसीईआरटी से लगभग 40 प्रश्न पूछे गए थे। ऑलमोस्ट सभी प्रश्न यहाँ पर आयोग ने पूछा था। तो ये इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी का, जो आप सभी अभ्यर्थियों को समझना चाहिए और उसी हिसाब से अपनी तैयारी मजबूत करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका प्रश्न था, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पर बिहार स्पेशल से रिलेटेड बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो बिहार में औसत वार्षिक वर्षा, ध्यान रखिएगा, 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, और ये परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है बिहार स्पेशल में। फिर आते हैं, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो टीआरई 2 में भी इस गैस पाइपलाइन से प्रश्न पूछा गया था, टीआरई 3 में भी पूछा गया है। तो 1700 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, या ध्यान रखिएगा। आपको कहीं कहीं 1780-90 भी मिलेगा, लेकिन एक ऑन एन एवरेज जो माना गया है वो 1700 किलोमीटर माना गया है लगभग। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई 1700 किलोमीटर याद रखिएगा। और यहाँ से आपको टीआरई 4 में कोई भी प्रश्न यहाँ पे आपको रिपीट हो सकता है। कारण क्या है कि ये सारे प्रश्न आपके 9th-10th एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। चलिए अब आते हैं, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील की बात करें, या कंवर झील जिसको बोलते हैं, तो ये बिहार का पहला रामसर स्थल भी था, 2020 में बना था। और कंवर झील की बात करें तो ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, ये आपको मालूम भी है, बेगूसराय जिले में स्थित है कंवर झील। तो यहाँ पर विकल्प में चूंकि दिया नहीं गया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर हो जाएगा कंवर झील, और आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय। फिर एक प्रश्न बनता है कि किस नदी के द्वारा कंवर झील का निर्माण किया गया? तो ये आप ध्यान रखिएगा, बूढ़ी गंडक, कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगली बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बूढ़ी गंडक जो नदी है उसके द्वारा कंवर झील का निर्माण किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, पिट्टी द्वीप
या जिसको पिट्टी द्वीप भी कहते हैं, तो पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, किसके लिए जाना जाता है? तो पिट्टी द्वीप जो है ये पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। तो लक्षद्वीप में पक्षी अभ्यारण्य जिसका नाम है पिट्टी द्वीप, और जहाँ पे मनुष्यों का निवास नहीं है, ना के बराबर है, और ये पक्षी अभ्यारण्य के रूप में फेमस है, लक्षद्वीप में स्थित है। फिर यहाँ पर बात कर लें एशियाई शेर के लिए क्या फेमस है? तो एशियाई शेर के लिए ध्यान रखिएगा गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई शेरों के लिए फेमस है। मैंग्रोव वन के लिए आपको पता ही है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। फिर यहाँ पर आते हैं, अगला प्रश्न है भीमबंध या भीमाबंध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस राज्य जिले में स्थित है? तो भीमाबंध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है, आंसर है मुंगेर। तो मुंगेर जिले में भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, और हमने आपको पूरा इसका लिस्ट भी दिया था जो आपको क्लास 6 SCRT में हमने आपको कराया था, तो एक बार देख लीजिएगा वहाँ से बिहार स्पेशल की क्लास में। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? तो पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल का मतलब यहाँ पर है पूर्वांचल की पहाड़ियों से। पूर्वांचल का मतलब यहाँ पर है पूर्वांचल पहाड़ियों से या पूर्वांचल की पहाड़ियों से। तो पूर्वांचल पहाड़ियाँ कहते किसको, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो भारत का जब आप मानचित्र देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि ये वाला पार्ट हो गया, और ये आप अरुणाचल वाला पार्ट हो गया, नीचे असम वाला पार्ट हो गया, इधर आप म्यांमार देखते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, इसी लाइन पर जो पहाड़ियाँ स्थित हैं भारत और म्यांमार की सीमा के बीच में, तो भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा बनाती हैं जो पहाड़ियाँ, उन्हीं को हम बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो पूर्वांचल पहाड़ियाँ या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किसको बोलते हैं? तो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाने वाली पहाड़ियों को हम बोलते हैं पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो पूर्वांचल पहाड़ियों की बात करें तो जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ। तो गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों मेघालय के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? मेघालय के पार्ट हैं, मेघालय में स्थित है, और ये पूर्वांचल के क्षेत्र में शामिल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या क्या शामिल है तो ये आप देख लीजिए। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में पटकाई बम है, अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट होता है। पटकाई बम के नीचे आएंगे तो नागा पहाड़ियाँ आएंगी, नागा के नीचे आएंगे तो मिजो पहाड़ियाँ आएंगी, और फिर उसके नीचे मणिपुर। तो ये आप याद रखिएगा। तो पटकाई बम, नागा, मिजो और मणिपुर ये किसके पार्ट है? पूर्वांचल पहाड़ियों के। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान की बात करें तो अभ्रक के लिए अजमेर फेमस है। इसके अलावा आपको अभ्रक का जो कैपिटल है, अभ्रक की राजधानी किसको बोला जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में अभ्रक की राजधानी किसको बोला जाता है, माइका कैपिटल किसको बोला जाता है। खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी के लिए जो है जो फेमस है वो खेतड़ी तांबे के लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है। तो तांबा या कॉपर के लिए फेमस है खेतड़ी। भरतपुर किसके लिए फेमस है? तो भरतपुर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है। इसको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था। और जो साइबेरियन क्रेन आते हैं रसिया से वो यहीं पर आते हैं मुख्यतः। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? हूबहू प्रश्न आपका एनसीईआरटी से आया है, इसको भी हम आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं। सभी प्रश्नों को दिखा पाना संभव नहीं है क्योंकि बहुत समय जाता है एक एक प्रश्न को दिखाने में। बाकी आपको हमारी बात का विश्वास है कि जब हम आपसे बोलते हैं कि एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे गए तो एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में आपने जो है हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियों के बारे में देखा था। एक तो था बृहद हिमालय जिसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, तो बृहद के नीचे जो है लेसर हिमालय है जिसको निम्न हिमालय बोलते हैं, और सबसे नीचे शिवालिक। तो 3 प्रकार के हिमालय हैं। तो निम्न और शिवालिक के बीच में लंबवत घाटियाँ स्थित हैं और उनको हम दून के नाम से जानते हैं। और बृहद और निम्न के बीच में अगर हम बात कर लें तो जैसे कश्मीर घाटी वगैरह तो वो बृहद और निम्न हिमालय के बीच में स्थित है, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी को हम दून के नाम से जानते हैं। आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। साथ में यहाँ पर अगला प्रश्न है गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आंसर है 1985। ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। चलिए आइए दोनों प्रश्नों का एक बार सोर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा
निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। पूरा एनसीईआरटी का प्रश्न है। कुछ प्रसिद्ध दून भी दिए गए हैं, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप और भी देख लीजिएगा, बाकी डिटेल में हमने क्लास आपको पढ़ाया भी है, तो आप 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट चैनल से जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा तो पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार तथा महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो हिमाद्री के दक्षिण में यहाँ पर जो है बात किया गया, तो ये आप याद रखिएगा कि जो हिमाद्री के दक्षिण में पीर पंजाल है, तो पीर पंजाल के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। पीर पंजाल को बताया गया सबसे लंबी है, ये आपने देख लिया। पीर पंजाल का भी प्रश्न इसी पेपर में पूछा गया है, तो वो भी आप अभी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप गंगा एक्शन प्लान का देख सकते हैं कि कैसे आपसे प्रश्न एनसीईआरटी से बार बार पूछे जाते हैं। देख लीजिए, गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का प्रथम चरण कब आया था? 1985, यही आपका पूछा गया है। गंगा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी के अंतर्गत, तो गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पर आते हैं। तो ये आपने दोनों प्रश्न देख लिया। अब आते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? तो कॉफ़ी की बात करें तो अरेबिका टाइप की जो कॉफ़ी है उसको सबसे पहले बाबा बुदान की जो पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में, वहाँ से शुरू किया गया था। और बाबा बुदान की जो पहाड़ियाँ, इसको आपको ध्यान रखना है, लौह अयस्क के लिए भी जानी जाती है, आयरन ओर के लिए भी फेमस है। तो लौह अयस्क याद रखिएगा कि लौह अयस्क के लिए भी बाबा बुदान की पहाड़ियाँ फेमस हैं। कॉफ़ी के लिए तो फेमस है ही, और कॉफ़ी की अरेबिका किस्म की जो खेती है सबसे पहले बाबा बुदान की पहाड़ियों पर शुरू हुई थी। फिर है मोटे कड़ों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मोटे कड़ों वाली जो जलोढ़ मिट्टी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी आपको पता है नदियों द्वारा लाई जाती है। तो नदियों के द्वारा जो नदी घाटी का जो ऊपरी भाग होता है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो मैदानी क्षेत्रों से पहले जो ऊपरी भाग होता है, तो वहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो मोटे कड़ों वाली होती है। दून में अगर हम बात करें तो दून में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है मोटे कड़ों वाली पाई जाती है। तराई वाला जो क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र में भी जो जलोढ़ मिट्टी के कण होते हैं मोटे कण होते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ा होगा। और नदी के आसपास जो होते हैं, यहाँ पर बात करें तो तराई वाला जो क्षेत्र हो जाएगा उसमें भी मोटे कण वाले होते हैं, और जो चोस वाला क्षेत्र ये भी तराई से रिलेटेड क्षेत्र है। तो तीनों में ही मोटे कण वाले जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक यहाँ पर बात करें तो दून, तराई, चोस, ये तीनों यहाँ पर विकल्प है, इसलिए यहाँ पर आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक माना गया है। हालांकि ये जो प्रश्न पूछा गया था कि जब यहाँ पर लिख दिया गया कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जब कभी भी होता है तो आंसर एक ही हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर आयोग ने एक से अधिक आंसर माना है। फाइनल आंसर की से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, तो फाइनल आंसर की से यहाँ पर एक से अधिक माना गया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि मोटे कणों वाली जो जलोढ़ मिट्टी है दून में भी पाई जाती है, तराई में भी पाई जाती है और चोस में भी पाई जाती है। और साथ में तराई और जो चोस है एक मिलता जुलता क्षेत्र है, तो इस वजह से भी आप यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक ही आंसर ज़्यादा ठीक लग रहा है। हालांकि सबसे अधिक जब दिया जाता है तो वहाँ पर थोड़ा डाउट हो सकता है। चलिए, एक प्रश्न जो TRE 2 में भी पूछा गया था, भारत में कितनी रेलवे जोन है? आप वैसे देखेंगे तो कहीं आपको 17 दिखेगा, कहीं आपको 18 दिखेगा। एक्चुअली में 18 है, लेकिन जब आपसे BPSC पूछेगा तो थोड़ा बैक डेट में जाके पूछता है, तो आपको 16 ही आंसर मानना है। जब हमने TRE 2 का प्रश्न पत्र सॉल्व कराया था तो वहाँ भी हमने आपको बताया था कि अगर फिर से यही सेम प्रश्न आ जाएगा, यही हमने शब्द रिपीट किया था कि अगर फिर से यही सेम प्रश्न आ जाएगा तो आपको 16 ही लगाना है, या आपको नन ऑफ दिस नहीं लगाना। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने इस चीज़ का ध्यान रखा होगा उनका प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा। तो भारत में कितने रेलवे जोन है? 16 है एज पर एनसीईआरटी। दोबारा से फिर से यही प्रश्न आएगा, फिर भी आपको 16 लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। BPSC कुछ मामलों में बहुत बैक डेट में चलता है, उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? तो प्रमुख कपास उत्पादक राज्य जो टॉप 10 स्टेट्स हैं वहीं से डाटा लिया गया है। और टॉप 10 स्टेट्स में अगर हम बात करें तो गुजरात तो है ही सबसे नंबर 1 पर, महाराष्ट्र है, और ये सब प्रमुख राज्य हैं, तेलंगाना है, और यहाँ पर बात करें हरियाणा भी, पंजाब भी टॉप 10 में आता है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सब टॉप 10 में है। तो यहाँ पर आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो प्रमुख कपास उत्पादक पूछा गया है, तो प्रमुख में सभी आ जाएंगे, तो यहाँ पर विकल्प आपका एक से अधिक माना गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? तो निम्न हिमालय की बात करें तो निम्न हिमालय, लेसर हिमालय में अभी हमने देखा भी था कि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। तो ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। चलिए, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये आपको पता है, इससे पहले टीआरई 3 का जो पेपर हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था पीआरटी का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। हालांकि यहाँ पर पश्चिमी चंपारण देते तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन केवल चंपारण लिखा गया, तो पश्चिमी चंपारण के संदर्भ में ही समझ लीजिए, और आपका आंसर भी यहाँ पर चंपारण माना गया है। और जिले की बात करें तो अब पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के हिसाब से जिले हैं, और केवल चंपारण दिया गया है, और ये पश्चिमी चंपारण के संदर्भ में ही ये आपका है। तो बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला चंपारण हो जाएगा, या पश्चिमी चंपारण को आप ध्यान रखिए जिला के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? महानदी का जो जल तंत्र है, जब जल तंत्र का आपसे पूछेगा तो नोट कर लीजिएगा, जब भी आपसे जल तंत्र पूछेगा तो आपको नदी की सहायक नदियों के, महानदी की सहायक नदियों का क्षेत्र भी देखना होगा, केवल नदी का नहीं देखना होगा, सहायक नदियों का भी क्षेत्र देखना होगा। तो सहायक नदी को मिलाकर जल तंत्र बनता है। और महानदी की बात करें तो महानदी जो है, ये आपको 3 राज्य ध्यान रखना है। महानदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, 3 राज्यों को कवर करती है। तो महानदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को कवर करती है, 3 राज्यों से होकर बहती है। लेकिन इसका जो जल क्षेत्र है, जल तंत्र है, वो झारखंड में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो झारखंड और महाराष्ट्र में भी इसका कवर होता है। तो मुख्यतः झारखंड में है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। तो महानदी का जो जल तंत्र है वो झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ से तो निकलती ही है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। कर्नाटक नहीं है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। और जल तंत्र जब भी लिया जाएगा तो नदी का सहायक तंत्र, जो नदी का जो सहायक नदी होता है उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो इस वजह से झारखंड भी आपका यहाँ पर आंसर आएगा। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। और महानदी का जो उत्पत्ति होता है ये आपका कहाँ होता है? तो धमतरी जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और स्थान है सिहावा पर्वत। तो सिहावा पर्वत याद रखिएगा, सिहावा पर्वत में धमतरी जिला याद रखिएगा, धमतरी जिला याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है, और यहीं से महानदी की उत्पत्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी हिमालय में क्या होता है कि सिंचाई वगैरह करने के लिए नदी की धारा को बदला जाता है, कुछ चैनल्स बनाए जाते हैं, वाहिकाएं बनाई जाती हैं, और ये भी एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया, और इनको बोला जाता है गुल। तो याद रखिएगा, गुल बोला जाता है। और पलार पानी का भी प्रश्न आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है एनसीईआरटी में, ये सारी चीज़ें खादीन, पलार पानी, ये सब डिस्कस किया गया है। तो पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली जो वाहिकाएं बनाई जाती हैं, चैनल्स बनाए जाते हैं, उनको हम गुल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर हम बात करें जो पूर्वी बिहार है, आप यहाँ पर विकल्प के हिसाब से भी आंसर देख सकते थे कि जो पूर्वी बिहार है और पश्चिमी बिहार है। तो जो पूर्वी बिहार है, पश्चिमी बिहार है, पूर्वी बिहार वो जो है बंगाल की खाड़ी के ज़्यादा निकट है, और बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब मानसून आता है तो जाहिर सी बात है आर्द्रता लेके आएगी। तो इस हिसाब से शुष्कता तो होगा नहीं, शुष्कता के साथ मानसून तो आएगा नहीं। मानसून जब भी आएगा पूर्वी बिहार वाले क्षेत्र में हमेशा नम्र रहेगा, आर्द्र रहेगा, तो शुष्कता तो हो नहीं सकता, अर्ध शुष्क जैसा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नम उप्र आर्द्र। इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो अभी हमने आपको मैप में भी दिखाया था, वहीं से सीधा सीधा ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। तो वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। और साथ में भारत की सबसे लंबी झील भी इस नाम के लिए फेमस भी है। तो वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। उड़ीसा किसके लिए फेमस है? तो भारत की सबसे बड़ी झील के लिए। भारत की जो सबसे बड़ी झील है या खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है चिल्का झील, वो उड़ीसा में स्थित है। साथ में राजस्थान में जो सांभर झील है वो याद रखिएगा अंतर्देशीय झील है, जो भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील के लिए फेमस है। तो सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील के लिए, सबसे बड़ी अंतर्देशीय का मतलब होता है कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसके अंदर ही बात किया जा रहा है। उड़ीसा जो है तटीय क्षेत्र, मतलब तट पर स्थित है, तो इसलिए जो है यहाँ पर अंतर्देशीय जो झील है उसमें सांभर को लिया जाता है। ये चीज़ का फ़र्क आप ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल
जो चिल्का है वो सांभर से बहुत बड़ी है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, और भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का है, ये आपको क्लियर हो गया होगा ओवरऑल। और नमकीन पानी में या खारे पानी की भी झील में भी चिल्का सबसे बड़ी है। और जब अंतर्देशीय झील पूछेगा भारत का सबसे बड़ा, तब आपका वहाँ पर सांभर हो जाएगा। और सांभर कहाँ पर है, तो राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा साफ पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो बुलर झील है, आपने पढ़ा भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड। तो स्थल रुद्ध या लैंड लॉक यानी चारों तरफ से जो ज़मीन से घिरे होना, तो ऐसा जो बंदरगाह है यहाँ पर विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, डीपेस्ट पोर्ट भी है। तो सबसे गहरा बंदरगाह भी की भी उपाधि इसको दी गई है, कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे गहरा बंदरगाह भी है और साथ में स्थल अवरुद्ध भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो ये भी आपको पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 8.58 8.58% के आसपास 8.58% के आसपास यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो दिए गए विकल्पों में से कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु एवं गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है। तो सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित होने का मतलब है कि अगर ये अम्बाला है, ये अगर अम्बाला शहर है, तो अम्बाला के पश्चिम में सिंधु नदी प्रणाली का पूरा क्षेत्र है और अम्बाला के पूरब में गंगा नदी का जो प्रणाली है उसका क्षेत्र है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो जल विभाजक है, मतलब एक ऊंचाई पर स्थित है अम्बाला वाला क्षेत्र, थोड़ा ऊंचाई पे स्थित है, रिज कह लीजिए। और अम्बाला का जो क्षेत्र है वो जल विभाजक के रूप में काम करता है। अम्बाला के पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र दिखेगा, अम्बाला के पूरब में गंगा नदी तंत्र, और ये जल विभाजक पर स्थित है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी का ये भी प्रश्न है। फिर कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। तो कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज यहाँ पर बात करें तो बॉक्साइट है, याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। और अभ्रक का यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, अभ्रक का जो कैपिटल है या राजधानी है किसको बोलते हैं, तो जो है कोडरमा, याद रखिएगा। झारखंड में जो कोडरमा क्षेत्र है, कोडरमा जिला है, तो झारखंड का जो कोडरमा है उसको अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, माइका कैपिटल कहा जाता है। प्रश्न है, कब लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। तो ये भी प्रश्न आपका क्लास 9th एनसीईआरटी से लिया गया है। तो ये रखा गया था 1973 में। बाकी आपने 9th क्लास एनसीईआरटी पढ़ लिए तो आपको ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान लग रहे होंगे। चलिए अब आते हैं, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। जो पश्चिमी तट का जो पोर्शन है, यहाँ पर जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ये फिर केरल वाला क्षेत्र है। तो जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र के साथ में जो तटीय भाग है, पश्चिमी तट का जो तटीय भाग है उसको हम जो है बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट बोलते हैं। जो महाराष्ट्र का पार्ट है, महाराष्ट्र के सामने है, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक कोंकण बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और कन्नड़ तट सिंपल में आप समझिए कि जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, कर्नाटक का जो तटीय भाग है, पश्चिमी तटीय भाग है, उसको हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। और फिर सबसे नीचे आता है केरल का। तो केरल का जो क्षेत्र है, ये कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, केरल के सामने जो पड़ता है इसको हम बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। और मालाबार तट, फिर कन्नड़ तट, कोंकण तट। पूछा गया पश्चिमी तट का मध्य भाग, तो पश्चिमी तट ये पूरा पश्चिमी तट हो गया, मध्य भाग क्या हो गया, कन्नड़ तट। तो आपका हो जाएगा कन्नड़ मैदान या कन्नड़ तट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कन्नड़ मैदान। तो पश्चिमी तट का मध्य भाग कन्नड़ मैदान आंसर हो जाएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको कोरोमंडल तट के बारे में ध्यान रखना। तो जो कोरोमंडल तट है, ये जो है पूर्वी वाला भाग है, उसमें कोरोमंडल तट पाया जाता है। और कोरोमंडल तट में मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु 2 राज्य महत्वपूर्ण हैं जो इसमें आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर नन ऑफ दिस माना गया है। फिर है रैट होल खनन, एनसीईआरटी का ये भी प्रश्न है। तो रैट होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न का आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया, मेघालय में किया जाता है।
और कई बार न्यूज़ में भी रहता है, कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है। मेघालय में होता है, रैट होल में होता है कि मतलब छोटे छोटे होल के माध्यम से कोयला का खनन किया जाता है, बच्चों को वहाँ पर घुसा दिया जाता है, बच्चे जाते हैं, फिर परेशान भी होते हैं, और मतलब इस तरीके से चीज़ें रहती, कई बार न्यूज़ में भी रहता है। तो मेघालय में रैट होल खनन बहुत फेमस है। मेघालय का जो जयंतिया वाला हिल्स है, तो जयंतिया पहाड़ी है, वहाँ पर बहुत फेमस है ये। तो मेघालय का जो जयंतिया वाला पार्ट है, वहाँ पर रैट होल खनन बहुत देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, चेन्नई में किया गया था 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र। फिर प्रश्न है, 2001 से 11 के मध्य बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो ये आपका बिहार स्पेशल का प्रश्न है, आंसर है 25.07%। फिर निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कश्मीर क्षेत्र बोला गया है, यहाँ पे कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोला गया। तो कश्मीर क्षेत्र का मतलब हो जाता है कि जो कश्मीर क्षेत्र हम जिसको एक्चुअली में बोलते हैं, समझते हैं, आज के डेट में कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है, या लद्दाख का कहिए तो लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत बड़ा कर दिया गया है, कश्मीर क्षेत्र को बहुत समेट दिया गया। तो ये चीज़ है, लेकिन ओवरऑल जो क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो कश्मीर क्षेत्र का मतलब हो जाता है कि जो पहले जो कश्मीर क्षेत्र हुआ करता था, अभी तो बदल गया है मैप में, लेकिन जो पहले हुआ करता था उस हिसाब से देखा जाता है। तो कश्मीर क्षेत्र, आप इस चीज़ को कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बात करें श्योक की, तो श्योक यहाँ पर इंडस की, सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो श्योक सिंधु की सहायक नदी है, कश्मीर क्षेत्र में मिलती एक्चुअली में लद्दाख में ही है, लेकिन वो कश्मीर क्षेत्र में ही आता है। जैसा कि हमने बताया, मैप आज के डेट में बदला है, लेकिन पहले से तो क्षेत्र कश्मीर क्षेत्र ही है। टेक्निकली आज वो लद्दाख में पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन जब भी हम इसको समझेंगे कश्मीर क्षेत्र समझेंगे। फिर हुंजा है, तो हुंजा जो नदी है ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये भी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है। नुब्रा की बात करें तो नुब्रा याद रखिएगा, यहाँ पे नुब्रा जो नदी है वो श्योक की सहायक नदी है। नुब्रा श्योक की सहायक नदी है, श्योक में आके मिलती है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए और बी दोनों सही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर अगला प्रश्न है, मालवा का पठार किससे पठार संबंध किससे है? तो मालवा का पठार, ये भी आपका एनसीईआरटी से प्रश्न है, एक बार इसको हम आपको दिखा देते हैं। तो मालवा का पठार का संबंध मध्य उच्च भूमि से, तो ये हम आपको अभी मैप के माध्यम से समझा दे रहे हैं। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य में प्रस्तावित किया था? एनसीईआरटी का प्रश्न है, उड़ीसा से। तो उड़ीसा ने 1988 में किया था, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रथम प्रस्ताव लेके आए थे। फिर है प्रश्न, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा के मयूरभंज एवं केंदुझर जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा बादाम पहाड़, और बादाम पहाड़ किसके लिए फेमस है? तो हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए, हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और चलिए एक बार इसको हम देख लेते हैं, मालवा का पठार वाला जो प्रश्न है, यहाँ पर आप मैप पे देख सकते हैं, इंडिया का मैप है, और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि कराकोरम, लद्दाख, झांसकर के बारे में बताया गया है। ये भी ऑलरेडी पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था यहाँ से। अब यहाँ पर देख लीजिए मालवा पठार, तो जो मालवा पठार होता है, मालवा पठार जो होता है, तो मालवा पठार के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। दक्कन पठार आप देखेंगे तो दक्कन पठार नीचे है, यानी कि मालवा पठार जो है दक्कन पठार से बहुत अलग है, और बीच में विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव की पहाड़ियाँ ये सब स्थित हैं, और विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी यहाँ पर बह रही है, ये आपको मालूम ही होगा। अब मालवा पठार जो है ये आप ध्यान रखिएगा केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, तो केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है मालवा पठार। और केंद्रीय उच्च भूमि मुख्यतः अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहीं पर स्थित है, कुछ पार्ट राजस्थान में भी है, तो केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है मालवा पठार। तो मालवा पठार का जो प्रश्न है आप यहाँ से देख सकते हैं, यहीं से ये प्रश्न पूछा गया था। बाकी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पर दिया गया है, चित्र के माध्यम से समझाया गया है। और पश्चिमी घाट में यहाँ पर आप देखेंगे तो कोंकण यहाँ पर दिया गया है, बीच वाला पोर्शन कन्नड़ है जो आपसे प्रश्न में पूछा गया था। फिर नीचे देखेंगे तो मालाबार तट है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट के बारे में हमने बताया कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए ये जाना जाता है। तो आज का जो क्लास आपका ख़त्म होता है, और साथ में आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप
नाइन्थ क्लास का जो NCERT आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर आपने कंप्लीट कर लिया होगा तो इस क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।